जिस समय पर 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, हिंदुस्तान में 1160 के करीब नेशनल हाईवेज पे टोल थे। आज वो 7000 से ज़्यादा हो गए। सारे नेशनल हाईवेज प्राइवेट हाईवेज में कन्वर्ट हो गए। पहली चीज़ तो मैं इनका उत्तर देना चाहूँगा। इतना कुछ किया, इतना विकास किया, उसके बावजूद पलायन और बेरोजगारी में बिहार पर कैपिटा इनकम में लोएस्ट है, पलायन में बेरोजगारी में हाईएस्ट है। लेकिन आज का विषय नहीं, आज का विषय है फ्रीबीज का, जिसको मोदी जी बार बार कहते थे रेवड़ी कल्चर, और अमित शाह जी कहते थे होली पर एक बाटला फ्री मिलेगा, दिवाली पर एक बाटला फ्री मिलेगा, सब कुछ फ्री हो जाएगा, स्कूटी मिलेगी, 10-10 हजार रुपया मिलेगा। ये रेवड़ी कल्चर है। किसान सम्मान निधि की किस्त उस समय पर रिलीज की जाएगी जिस समय पर चुनाव चल रहा होगा। जिस समय पर चुनाव चल रहा होगा, जब महिलाएं याद आएंगी, उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए की घूस देकर वोट लेने का प्रयास किया जाएगा। अगर ये स्कीम इतनी ही अच्छी है तो यूपी में क्यों नहीं शुरू की भाई आपने? बिहार में आज आपने जब चुनाव था 20 साल से क्यों नहीं शुरू की? ये केवल और केवल चुनावी घूस है, इसके अलावा कुछ नहीं। वोट के लिए केवल पूरी तरह से लालच है ये। आज जिस तरह से तमाम राज्यों में हर बार कहा जाता महिलाओं को 1500 मिलेंगे, 2100 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे, किसानों को 3000 क्विंटल का मिलेगा रेट, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि जिस समय पर आप आए 5 किलो राशन फ्री, 5 किलो राशन आपने कहा कोरोना के लिए, लेकिन आज तक चल रहा है। लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल को लागू नहीं करूंगा मैं केवल 5 किलो राशन देकर उसके नाम पर वोट लेना चाहूंगा। कुछ होता है वेलफेयर स्कीम्स, कुछ होता है फ्रीबीज। वेलफेयर स्कीम्स के कोई अपोज नहीं करता है। वेलफेयर स्कीम्स कीजिए, वो संविधान में लिखा है कि किस तरह से हर वर्ग को आगे लाना है। लेकिन आप फ्रीबीज के नाम पर अगर वोट मांगते हैं तो उसका हर व्यक्ति अपोज करता है, क्योंकि वो टैक्स पेयर्स के पैसे का है। मोदी जी के घर से तो जा नहीं रहा है, इनके सरकार के घर से तो जा नहीं रहा है। आप वोट का लालच देने के लिए जब ये काम करते हैं तो सब अपोज करते हैं, और उसका एक नुकसान है। कैसे कैसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है स्वतंत्रता से लेकर, चाहे वो इंदिरा गांधी का 20 पॉइंट प्रोग्राम रहा हो, और चाहे पिछड़े क्षेत्रों के अंदर तमाम उद्योग लगाने की बात हो, बोकारो हो, और चाहे धनबाद हो, और चाहे आईआईएम खोले हों, आईआईटी खोले हों, वो सब कांग्रेस की पॉलिसीज रही हैं। इसके बाद जब हमारा अगर यूपीए 1 और यूपीए 2 का भी समय देखेंगे तो हम अधिकार देने की बात हमने की है। सबसे पहले हमने सूचना का अधिकार दिया, हमने मनरेगा जैसी स्कीम लेकर आए कि भाई सबको गारंटी देते हैं कि रोजगार मिलेगा। राइट टू फूड 2013 के अंदर आया, भूमि अधिग्रहण कानून आया, हमने ट्राइबल्स के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके सबसे पहले उनकी भूमि पर, उनके उपज के ऊपर उनको अधिकार देने की बात की। 23 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हमारे थे। जहां तक बात 10,000 की है कि वो घूस है, मैं स्पेशली इसलिए कहूंगा कि वो इलेक्शन के टाइम पर दिया गया। अगर यही 1000 एक साल पहले दिया गया था तो होता 10 साल 10,000 रुपए, तो कोई इस पर सवाल नहीं उठाता। अब आप अपोजिशन में हैं, आप 20 साल सत्ता में रहने के बाद अगर 10,000 रुपए दे रहे हैं तो ये घूस है। पिछला चुनाव आपको याद नहीं होगा जब राहुल गांधी कह रहे थे खटाखट खटाखट खटाखट, और जब चुनाव हार गए तो लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के किनारे लोग लाइन लगा करके खड़े थे, बोल रहे थे कि हमको तो कहा गया था कि पैसा दो हम पैसा देंगे, वोट 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 दो हम पैसा देंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो ये बातें, चाहे आप टेलीविजन बांटने की बात करते हो, चाहे हम आप लैपटॉप बांटने की बात करते हो, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया था, ये सारी चीज़ें आप उसे फ्रीबीज के तौर पर ही देख रहे हैं, और कोई पार्टी आज के दिन में उसे अछूता नहीं रहा है। मैं फिर से ये बात कर रहा हूँ, बिहार के अंदर महिलाओं को यदि 10,000 रुपये की से शुरुआत की जाती है और बाद में सरकार कहती है कि हम 1 लाख रुपया देते हैं, आप जो है अपने आप को एम्पावर कीजिए। आप जो है वहाँ पर इंडस्ट्री तो बड़ी नहीं खड़ी की जा सकती। अभी एक जिक्र चला था, बिहार में 26 इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे, कौन किसने बर्बाद किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसने बर्बाद किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार का पलायन देख लीजिएगा, किस समय सबसे ज़्यादा बिहार के स्टूडेंट जो है वो पलायन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी आए या देश के अन्य राज्यों में गए। तो वो लोग आज कहते हैं कि हम यहाँ पर ये इंडस्ट्री ला देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर देंगे, हम एजुकेशन हब डेवलप कर देंगे। मुझे लगता है ये सारी बातें बेमानी है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। संगीत रागी जी, सवाल ये है, आपने कहा बिहार में 26 इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे, जाहिर है लालू जी के संयुक्त बिहार हुआ, संयुक्त बिहार में 26 इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे, झारखंड समेत जो था, तो जाहिर है वो कांग्रेस के जमाने में बने होंगे इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि 90 के बाद फिर बर्बाद हुए। 20 साल से हैं तो उनमें से आप लोग हैं, आपकी सरकार है, उनमें से कितने इंडस्ट्रियल एरिया रिवाइव किए गए? देखिए, जहाँ
देखिए, मैं इतना जानता हूं दिल्ली कि में तो मैं हूँ तब से 3 यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, जेएनयू के बाद 3 यूनिवर्सिटी बन गए और वर्ल्ड क्लास बन गए। बिहार में कितना वक्त लगेगा बनने में? नहीं, मुझे नहीं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, देखिए, मैं गुरु नानक यूनिवर्सिटी। हाँ, ये सब तो खैर पार्टी वाले बताएंगे, देखिए, विचारक हैं कहते हैं देखिए, अपने आपको। मूल बात ये है कि पलायन की बात है और वहाँ पर इंडस्ट्री की बात है। तो हाजीपुर एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है, मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जो थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बाकी इंडस्ट्रियल एरिया बहुत अच्छे तरीके से बिहार के अंदर नहीं काम कर रहे। इसका उत्तर मैं तो बना बालूराज में ही। सुन लीजिए एक और बात, जहाँ तक विश्वविद्यालयों का मामला है तो विश्वविद्यालयों के मामला में अभी भी बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं हुआ है बिहार के अंदर, ये सच्चाई है। गजब टूबीबाज आदमी हो। अरविंद जी, कोई पार्टी बची है जिसने मुफ्त के ऐसे वादे ना किए हों? मुझे नहीं लगता। और वही, और दूसरा ये कि ठीक चुनाव के पास से इसका रिश्ता क्या है? भाई 20 साल से आप राज कर रहे हैं तो आपको चुनाव में ये करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये सवाल तो बीजेपी से होगा ना। हाँ, ये दोनों से पूछेंगे, अभी एक आएंगे ये रिबटल राउंड में, एकदम यही सवाल बनता ही है। आप बोलिए कुछ अमिताभ जी। सही कह रहे हैं बाकी दोनों सर जो कह रहे हैं कि भाई ये लिंक टू इलेक्शंस नहीं होना चाहिए और इसके लिए किसी न किसी को आना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट। वेलफेयर स्कीम और रेवड़ियों के बीच में बहुत पतली सी महीन रेखा है। रेखा कैसे है मैं समझाती हूँ। अगर गुजराती अडानी को, अपने दोस्त को मोदी जी 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया में दे देते हैं, वो होता है रेवड़ी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं, तेजस्वी जी कहते हैं कि जो भी भूमिहीन है, जिसके पास घर नहीं है, रोड किनारे रहता है, उसको हम शहर में 3 डिसमिल जमीन या गांव में हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, वो होता है वेलफेयर स्कीम। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि जितने भी इन लोगों के वादे हैं, आपको हर जगह रेवड़ियां ही रेवड़ियां नजर आएंगी। खुद प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं, 2 दिन के लिए ब्राजील गए, 2 दिन में खर्चा कितना बैठा? 90 करोड़ के अप्रॉक्स। 5 करोड़ का तो होटल बुक हो गया। एक प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर रेवड़ी खर्च करने के लिए अलग से पीएम केयर फंड की घोषणा कर देते हैं, बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर इसी देश में संतोषी नाम की बच्ची भात भात कहते हुए मर जाती है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और वहीं बिहार में विश्वकर्मा जी फांसी लगा लेते हैं क्योंकि उनके पास खाने को अनाज नहीं है। वहीं आप देख लीजिए, एक तरफ हमारी पार्टी है जो, अगर मैं तो यहां से ये कह रही हूं ना, तेजस्वी जी अगर कह देंगे हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे तो बीजेपी भी कहेगी हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे। ये बिहार की परिस्थिति उन्होंने बना दी है। पर हमको दुख तब लगता है जब अमित शाह बिहार आते हैं और हम इंडस्ट्री की मांग करते हैं, अमित शाह जी कह देते हैं नहीं हमारे पास बिहार में जमीन नहीं है। मतलब बिहारी हवा में रहता है, पानी में तैरता है। हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग मछली बन के पानी में तैरते हैं या फिर हवा में उड़ते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारे लिए बन नहीं सकता है। इसीलिए आज भी जब प्रधानमंत्री बिहार गए हैं, कह रहे हैं कि हम 1 GB डेटा दे रहे हैं बहुत कम में। प्रधानमंत्री जी, हमको डेटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए, इसके लिए रोटी रोजगार चाहिए। तो हम जो भी स्कीम लाएंगे वो वेलफेयर के लिए लाएंगे, चाहे युवाओं को सरकारी नौकरी देना हो या फिर जीविका दीदियों को स्थायी करना हो, या जिन संविदा वालों को आप लोगों ने तुरंत से फटाक से नौकरी से निकाल दिया, उनके नौकरी को स्थायी करना है। ये होता है वेलफेयर स्कीम। और आपको अगर मैं रेवड़ियों पे बताने चलूं तो सबसे बड़ा रेवड़ी खोर इस देश में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और कोई नहीं है। तो लेने के देने पड़ गए। इन दोनों से अगर कोई सवाल है तो छोटा छोटा संक्षिप्त अमिताभ जी। अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि भाई रेवड़ी कल्चर खराब है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है उनका, और भाजपा और जेडीयू या एनडीए पार्टी या अलायंस विद अ डिफरेंस है, तो आप जब कोई भी स्कीम अनाउंस कर रहे हैं उसका फिनेंशियल इम्पैक्ट और वो कैसे फंड हो रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी आप क्यों नहीं कर रहे? और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का एक मॉडल देते हुए आप जनता से क्यों नहीं पूछ रहे कि भाई 10,000 रुपये महिलाओं को स्वरोजगार के लिए देने चाहिए, फ्री बिजली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जनता के भलाई के लिए कर रहे हैं हम लोग सब कुछ। किसी भी सरकार को जब ये महसूस हो कि उसको किस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है और स्कीम लाने की जरूरत है, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसको पता होता है और वो बजटरी प्रोविजन से ही लेके आता है। 50,000 करोड़ उसमें सप्लीमेंट्री बजट में जोड़ा गया है। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बिहार की पहले तोड़ दी गई थी कमर, फिर तोड़ा हाथ, फिर तोड़ा पैर, वो टूटा फूटा उजड़ा बिहार नीतीश कुमार को मिला। उस बिहार को अगर स्कीम से, वेलफेयर स्कीम से बच्चियों को पढ़ाते नहीं और लोगों को जो ये जनधन खाता खुला था, गरीबों को उसमें पैसा नहीं जाता और केंद्र सरकार सम्मान निधि किसानों को नहीं देती और महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता,
स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, तो कैसे सर्राटे दौर हम दौड़ पाते इस विकास की दौड़ में। विकास दर हमारा बढ़ा, पहली बार 11.3% था पहले कार्यकाल में, अभी 14.5% है। ऐसे हर स्कीम को चुनाव से जोड़ के मत देखिए। पहले तो लोकसभा चुनाव था, कहते हैं लोकसभा में ला दिए, और ऐसा कोई चुनाव स्कीम नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कह रहे थे कि लालू जी का शासनकाल जंगल राज था। पिछली बार हमको याद है 3 कारखाना रेलवे का बिहार में आया था, वो लालू जी एज अ रेलवे मिनिस्टर ही लेकर के आए थे। पर आज के रेल मंत्री क्या करते हैं, हर दिन हम तस्वीर देख रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, बाथरूम में भर भर के बिहारी बिहार में जा रहा है और कह रहे थे 12,000 ट्रेन चलेगा। वो भी वेलफेयर स्कीम का हिस्सा था ना, कहाँ गया वो 12,000 ट्रेन, हमको नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये रेवड़ी पर बात करते हैं, हमको पता ही ना, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले बोलते 15 लाख हर खाते में भेजेंगे। 15 लाख इंटू 1.4 बिलियन करिए तो कितना होता है, 2.1 इंटू 10 टू द पावर 15, 0.00000 बोलते रहेंगे, समय मेरा खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। आखिरी बात ये कहेंगे कि जो सरकार अभी वहां पर है सबसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहारियों का जो आज हाल है वो नहीं होता, और हम लोग जो आज सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं वो नहीं होता। इसलिए हर घर सरकारी नौकरी देंगे। और जब सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं चादर पैर जितना बड़ा है, चादर उतना ही बड़ा रखिए, चदरवा अब आपको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बिहारी बेरोजगारी से ठिठुरेगा नहीं अब बिहार में। जिसके बाद बहसबाजी बस एक सवाल उन्होंने पूछा था कि अडानी बिहार में आए तो कारखाना ये खुल रहा है, बस उसका एक्सप्लेनेशन में इतना ही दे रहे हैं कि जब डिक्लेयर किया गया था बजट इस देश में बिहार के लिए 58,900 करोड़ का, उसी में था 24,000 करोड़ का पीरपैंती पावर प्लांट। वो तो हमारा सरकारी बजट का हिस्सा था, अडानी को कैसे मिला ये पूछिए गुजराती प्रधानमंत्री जी से। चलिए आइए, जल्दी आइए मिस्टर रागी जी, फटाफट एकदम। आप लोगों को अब 1-1 मिनट का रिबटल टाइम मिलेगा। रागी जी वजनदार हैं, थोड़ा आराम से चलते हैं। आइए रागी जी, 1 मिनट का समय रिबटल राउंड के लिए आपका शुरू होता है अब। देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था कि रेवड़ी का मामला इलेक्शन कमीशन के विषय का मामला था। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, 2014 के अंदर आया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन पार्टी भी बनी, बट आज तक कोई एक, जिसे कहते हैं, एक डायरेक्टिव्स नहीं आया और उस पर कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी बात, एक बड़ा यहाँ पर प्रश्न उठाया गया था कि रेवड़ी और इसमें पॉलिसीज़ में अंतर, अब किसी ने अंतर नहीं किया। बिल्कुल, यदि आप पैसे डायरेक्ट देते हैं तब तो वो रेवड़ी के मामले में आता है, लेकिन वो किसी सोशल पॉलिसी के अंतर्गत को उसका हिस्सा है, एम्पावरमेंट का हिस्सा है, तब मुझे उसको आप नहीं कह सकते हैं कि वो रेवड़ी है। थोड़ा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चालाकी की है और अच्छा किया है कि उसने कहा है कि हम एम्पावरमेंट के लिए ये काम कर रहे हैं, न कि हम ऐसे जैसे अरविंद केजरीवाल बोलते थे और राहुल गांधी बोलते थे। एक उनने वो प्रश्न उठाया था, जब आप दिल्ली में जब बसों की सुविधा दे रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, मैं रागी जी से डिसएग्री करता हूं। शायद पैसे डायरेक्टली देना भी रेवड़ी में काउंट नहीं होगा। रेवड़ी और वेलफेयर स्कीम में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है कि रेवड़ी में कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होता है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वेलफेयर स्कीम का सबसे बड़ा एग्जांपल है मिड डे मील बिहार में, जहां पे मेल नरिशमेंट को, कुपोषण को टैकल करने के लिए बिहार सरकार ने मिड डे मील को शुरू किया। और वहीं अगर आप उसको कंपेयर करेंगे फ्री इलेक्ट्रिसिटी को, जहां पर यह देखा ही नहीं गया कि कौन से उपभोक्ता हैं जिनको सच में इसकी जरूरत है, ब्लैंकेट सबको गिव अवे कर दिया गया। तो ऐसे जो मूलभूत डिफरेंसेस होते हैं जिससे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो सकता है, पोल में आपको फायदा मिल सकता है, पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं, वो रेवड़ी कहलाते हैं। और जहां लॉन्ग टर्म विजन होता है उसको वेलफेयर स्कीम कहा जाता है। जहां एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग के तहत चीजें की जाती हैं उसको वेलफेयर स्कीम कहा जाता है। आता हूं आपके प्रश्न पे। आपने बोला था कि बिहार में सबसे पहले शराब खोलेंगे। बिल्कुल खोलना जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि बिहार में शराब माफिया पनपने लग गया है। 20,000 करोड़ का जो रेवेन्यू बिहार सरकार को मिलता, जिससे शायद कितनी सारी जन कल्याण की कार्य हो सकते थे, वो आज वही शराब माफिया बिहार के बच्चों को लगा रहा है।